हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स ग्रेविटेशन पार्ट 5। तो इससे पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को इससे पहले पार्ट में मैंने आपको केपलर्स लॉ समझाए थे। केपलर्स एक साइंटिस्ट था जिसने अपने लॉ 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मैंने उसको लास्ट टाइम पे आपके सामने उसको एक्सप्लेन किया था केपलर्स लॉ को। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाउ डिड न्यूटन वॉज द इनवर्स स्क्वायर रूल। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल। तो इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था? द स्टेटमेंट मेड बाय न्यूटन इन हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने अपने स्टेटमेंट जो उसने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पर स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फोर्स होता है वो उन दोनों बॉडी, जो बड़ी बड़ी बॉडी थी, लार्ज बॉडी M1 और M2, जिनके मास थे A और B, दो बॉडी थी, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, तो उसमें लिखते हैं द स्टेटमेंट मेड बाय द स्टेटमेंट The statement made by Newton in his universal law, in his universal law in his universal law of gravitation that the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them. Distance between them is called inverse square rule. It's called inverse square rule. जैसे क्या था, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको डेरिवेट करते हैं हम लोग। तो डेरिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसा इस लॉ में बताया गया है, जैसे इसको डेरिवेट करते हैं तो उसमें डेरिवेशन में क्या होगा, जैसे इसने माना कोई एक मास m, कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v around the sun in a circular orbit of radius r।
ठीक है। तो ए सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्ट ऑन द ऑर्बिटिंग प्लेनेट विच इज गिवन बाई F इक्वल टू mv²/r। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है उसका, अगर कोई भी मेरे पास अगर मास है और वो ऐसे कोई प्लेनेट है, प्लेनेट सन के चारों तरफ एक सर्कुलाकार, ठीक है, ऑर्बिट में क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। तो जो सर्कुलाकार ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या है r, और उस प्लेनेट का जो मास है वो m है, और उस प्लेनेट की जो वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, कंसीडर ए प्लेनेट of mass m moving with a velocity और स्पीड v around the sun in a circular orbit of radius r, a centripetal force F acts on the orbiting planet, planets। क्या हुआ देखते हैं, तो F इक्वल टू mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, F इक्वल टू mv²/r। तो आप इस चीज को क्या कहने वाला है, सपोज करो मेरे पास ये सन है, सन के चारों तरफ एक प्लेनेट है, वो सर्कुलर का ये प्लेनेट हो गया, इसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी यहाँ से अंदर r। इसमें क्या कर रहा है, ये प्लेनेट, ये m मास का प्लेनेट है, ये सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलाकार ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। इस प्लेनेट का मास कितना है m, और इस सन से इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। तो जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स निकलेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना निकलेगा, mv²/r। ओके, अब सपोज करो यहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके नाउन द प्लेनेट, इसको मैं ऊपर रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा, नोट कीजिए, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। Now if the planet takes time, since the mass m of a given planet, since the mass m of a given planet is constant, so we can written as f equals to क्या हो जाएगा, f is directly proportional v²/r। f is directly proportional क्या हो जाएगा, v²/r। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दो, ठीक है। सेकंड, नाउ इफ द प्लेनेट टेक्स टाइम t,
नाउ if the planet takes time t to complete one revolution, to complete one revolution, तो जो कंप्लीट करेगा अपना 2 पाई आर में, ठीक है, ऑफ 2 पाई आर। इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। चलता जा रहा है भैया रिवॉल्यूशन 2 पाई आर अराउंड द सन। अराउंड द सन, then its velocity v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस सपोज करो यहां से ये प्लेनेट ऐसे घूमेगा तो इसमें लगने वाला टाइम कितना होगा t। तो क्या होगा, सपोज करो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगी इसकी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है t, टाइम कितना है t, ठीक है ये वाला t। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन t। नीचे वाला रफ कर दूं मैं, अब यहां से क्या होगा 2 पाई क्या कांस्टेंट, तो वो हट जाएगा v इक्वल टू, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r अपॉन t। इसमें क्या करूंगा, इधर देखो मैं क्या करता हूं, इसमें v मल्टीप्लाई, नाउ बोथ साइड स्क्वायर, नाउ बोथ साइड स्क्वायर, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। If we multiply as well as multiply तो इसके बाद देखते हैं, इफ वी मल्टीप्लाइंग h बाय h डिवाइड द राइट साइड ऑफ दिस, right side of this relation, by r। इसका कहने का मतलब क्या है, जो अभी जो रिलेशन मिला था ना b स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, इसमें क्या करना है, इसमें r से तो क्या करना है मल्टीप्लाई और r से ही क्या करना है डिवाइड। तो देखते हैं अभी v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r अपॉन डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या बन जाएगा देखना, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 3 अपॉन t की पावर 2 into 1 अपॉन r स्क्वायर, केवल r, इसका r का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो r की हो गया, t के साथ में था, नीचे जो है उसको रखा रख दिया। आपको मैंने भी बताया था जो केपलर का थर्ड लॉ था उसमें क्या बताया गया था कि r³ अपॉन t स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो जेड वाला टर्म हट जाएगा तो b स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन r पे, b स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। तो ये वाला जो इक्वेशन निकल के आया इसमें से सपोज करो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई किया था r का इसमें, तो r³ अपॉन t स्क्वायर
मल्टीप्लाई 1/r, क्योंकि एक आ गया तो उसमें हो गया, अपन नीचे r बचा। अब ये आपको मैंने केपलर्स लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ जो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, केपलर थर्ड लॉ में क्या था, r³ इज द कांस्टेंट टर्म निकलता है इसकी वैल्यू, तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो बचा कौन सा 1/r, तो b² किसके प्रोपोर्शनल है, तो 1/r के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये लिख ली थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b²/r, तुम इसको रफ कर दो। देखते हैं बेटा क्या आएगा, तो देखो नाउ बाई केपलर्स थर्ड लॉ, सॉरी बाई पुटिंग 1/r by putting 1/r in place of v² in relation 1, in relation 1 we get, तो क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट में जो रिलेशन था वो क्या था, 1/v²/r² था, तो v² की जगह क्या रखना है मेरे को, 1/r रखना है ये वाला, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r तो है ही, इसके साथ 1/r और आएगा, क्या है ये, f प्रोपोर्शनल 1/r², यही मेरे को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या है आपका इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नोट हो गया, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में, तो यहीं तक हो गया इसके बारे में, तो इसके चैप्टर के बारे में जो आगे है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे फ्री फॉल हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।